जैसा कि आपको पता है कि एफएसएसएआई का एग्जाम्स अभी होने ही वाला है और उसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर मैंने मॉडल क्वेश्चंस भी अपलोड किया है। मॉडल क्वेश्चन का वीडियो यदि आपने नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फूड टेक इनसाइट ने फूड रेगुलेशन के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया और चैप्टर 5 तक हमने वीडियो अपलोड कर चुका है ऑलरेडी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 के बारे में। तो चैप्टर 6 क्या है, किसके बारे में बताया गया है कि स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के लिए क्या क्या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 में 26 से लेकर 28 तक सेक्शन कवर किया गया है, जिसमें सेक्शन 26 में बताया गया है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। देन सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 में क्या बताया गया है, किसके बारे में डिस्कस किया गया है इसमें कि मैन्युफैक्चरर है, पैकर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और सेलर्स है, तो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है सेक्शन 27 में। देन सेक्शन 28 आता है। सेक्शन 28 में फूड रिकॉल प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है कि फूड रिकॉल कैसे किया जाता है। तो चलो इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज सेक्शन 26। यहां पर जैसा कि पहले बात बता चुका मैंने कि फूड बिजनेस ऑपरेटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में इस सेक्शन में डिस्कस किया गया। सो पॉइंट 1 देखते हैं। Every food business operator shall ensure that the article of food satisfy the requirements of these act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale businesses under his control। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर के कंट्रोल में जो बिजनेस है तो उसके अंतर्गत यदि कोई आर्टिकल ऑफ फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उस फूड आर्टिकल को इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर, स्टोर, सेल और डिस्ट्रीब्यूट एनी आर्टिकल ऑफ फूड। किस केस में नहीं करना चाहिए, मान लो जाए कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, स्टोर चला रहा है, स्टोर कर रहा है, सेल कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो खुद नहीं या तो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा कर रहा है, तो उसको किस केस में नहीं करना चाहिए, यदि उसका फूड जो है वो अनसेफ पाया जाता है या मिस ब्रांडेड पाया जाता है। अनसेफ मतलब दैट इज नॉट सेफ फॉर कंजम्पशन फॉर कंज्यूमर। ओके। मिस ब्रांडेड ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है पहले वीडियो में अच्छे से, तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। या कोई एक्सट्रेनियस मैटर उसमें रहता है तो भी आप उस फूड को सेल नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, है ना। या कुछ ऐसा फूड आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसके लिए आपके पास लाइसेंस नहीं है, उस केस में भी आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई फूड है ना, हेल्थ इश्यू होने के कारण जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या फूड अथॉरिटी है उसको प्रोहिबिट कर रही है, तो ऐसे फूड को भी आपको सेल नहीं करना है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टियस, कंटेजियस और लोथसम डिसीज। किसी भी ऐसे पर्सन से आपको काम नहीं करवाना है जो संक्रामक रोग से ग्रसित हो, है ना, जो गंभीर रोग हो, जिसको ऐसे पर्सन को आपको काम नहीं करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट है नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल सेल और ऑफर फॉर सेल एनी आर्टिकल ऑफ फूड टू एनी वेंडर अनलेस ही ऑल्सो गिव्स अ गारंटी इन राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस अबाउट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सच आर्टिकल टू द वेंडर। अब जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसको किसी भी वेंडर को किसी भी फूड आर्टिकल को सेल करने के लिए ऑफर नहीं करना किसी वेंडर को जब तक कि उसके पास खुद रिटन फॉर्म में नहीं है कि उसकी क्वालिटी और उसका नेचर जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के रेगुलेशन और रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, बशर्ते वो किस केस में सेल कर सकता है वेंडर, यदि उसके पास फूड बिजनेस ऑपरेटर का बिल मिल गया है या कुछ उसके पास चालान है, तो उसको इस एक्ट के तहत उसको गारंटी माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर एनी फूड विच इज अनसेफ इज पार्ट ऑफ अ बैच, लॉट और कंसाइनमेंट ऑफ फूड ऑफ द सेम क्लास और डिस्क्रिप्शन, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट ऑल द फूड in that batch, lot or consignment is also unsafe unless following a detailed assessment within a specified time it's found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe। ठीक है, यहां पर यह बताया जा रहा है कि
कोई भी फूड जो है वो यदि किसी बैच में बन रहा है, किसी लॉट से मिल रहा है, यदि वो अनसेफ पाया जाता है तो उस पूरे लॉट को, पूरे बैच को अनसेफ माना जाएगा। कब तक अनसेफ माना जाएगा? जब तक उस लॉट को, उसका कंप्लीट डिटेल असेसमेंट नहीं किया जाता, तब तक उसको अनसेफ माना जाता है। देन नेक्स्ट है सेक्शन 27। सेक्शन 27 में किसके बारे में बताया गया है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है, पैकर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या सेलर्स है, तो उसका क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं उसकी, इसके बारे में इस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। सो नंबर 1 पॉइंट है द मैन्युफैक्चरर और पैकर ऑफ एन आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी लायबल फॉर सच आर्टिकल ऑफ फूड इफ इट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। इस एक्ट के तहत जो रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया, यदि उसको जो आर्टिकल ऑफ फूड फॉलो नहीं करता है तो उस केस में उसका जिम्मेदारी किसकी होगी? ये मैन्युफैक्चर की होगी या पैकर की। ठीक है। दूसरा है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इस एक्ट के तहत। तो पहला है, इसमें पहला पॉइंट बोल रहा है सप्लाइड आफ्टर द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी। ऑलरेडी वो फूड एक्सपायर हो चुका है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको सप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्टोर्ड और सप्लाइड इन वायलेशन ऑफ द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के द्वारा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है, यदि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना, उसका उल्लंघन कर रहे हो, उस केस में भी ये आपकी जिम्मेदारी है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है। अनसेफ है या मिसब्रांडेड है तो भी होलसेलर की और डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है। अनआइडेंटिफिएबल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम हुम द आर्टिकल ऑफ फूड हैव बीन रिसीव्ड। जो मैन्युफैक्चरर है उसी का पता नहीं है कि जो फूड जिससे वो लिया है उसको पता ही नहीं है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, वो कंपनी ही रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो इस केस में भी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी होगी। ओके। स्टोर्ड और हैंडल और केप्ट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। जो स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए इस एक्ट के तहत, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, देन ऑल्सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसीव्ड बाय हिम विथ नॉलेज ऑफ बीइंग अनसेफ। आपको पता है कि वो फूड अनसेफ है, दैट इज नॉट सेफ फॉर कंजम्पशन, फिर भी आप उसको ले रहे हो, उस केस में भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जानबूझकर ये चीज कर रहे हो। ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट है द सेलर शैल बी लायबल। अब सेलर किस चीज के लिए जिम्मेदार है इस एक्ट के तहत? यदि वो क्या करता है, ऑलरेडी एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है तो सेलर भी रिस्पॉन्सिबल हो गया। हैंडल्ड और केप्ट इन अनहाइजीनिक कंडीशन। यदि आप अनहाइजीनिक कंडीशन में फूड को रख रहे हो, उसको हैंडल कर रहे हो, देन ऑल्सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिसब्रांडेड है। मिसब्रांडेड मतलब समझ में आ रहा है कि क्या होता है, कभी कभी लेबल में जो स्पेसिफिकेशन दिया होता है वो एक्चुअली फॉलो नहीं होता है फूड के अंदर, तो इसी को मिसब्रांडेड कहा जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अनआइडेंटिफिएबल ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम हुम सच आर्टिकल ऑफ फूड वर रिसीव्ड। मतलब आप जब भी फूड आर्टिकल ऑफ फूड यदि किसी से बाय कर रहे हो और इसको आपको सेल करना है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो मैन्युफैक्चरर जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है गवर्नमेंट के पास, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है। तो ये सब चीजें पहले आइडेंटिफाई करना है, देन यू शुड बाय। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है रिसीव्ड बाय हिम विद द नॉलेज ऑफ बीइंग अनसेफ। इसमें भी वही बोल रहा है कि यदि आपको पता है कि जो फूड है वो अनसेफ है, फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो। देन सेक्शन 28 फूड रिकॉल प्रोसीजर्स। फूड रिकॉल क्या होता है, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि जो फूड है वो सेफ नहीं रहता, जो प्रोसेस उसका हुआ रहता है वो सही रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है जो एक्ट के तहत बनाया गया है, तो उस केस में फूड रिकॉल किया जाता है, मतलब फूड को वापस किया जाता है कि वो कंज्यूमर के लिए सेफ नहीं रहता। तो पहला पॉइंट बोल रहा है इसमें इफ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर कंसीडर्स और हैज रीजंस टू बिलीव दैट अ फूड विच ही प्रोसेस्ड, मैन्युफैक्चर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉट इन कंप्लायंस with this act or the rules or regulations made thereunder, he shall immediately initiate procedures to withdraw the food in question from the market and consumer, indicating reasons for its withdrawal and inform the competent authority thereof. ठीक है। यदि फूड बिजनेस ऑपरेटर को लग रहा है कि उसके द्वारा जो फूड प्रोसेस किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो
जो है वो इस एक्ट के तहत जो रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उस केस में वो फूड रिकॉल के लिए वो तुरंत इमीडिएटली वो किसको इन्फॉर्म करेगा, कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी क्या होता है, ये जो है कमिश्नर होता है, जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी है ना, तो इनको तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद ये किसको इन्फॉर्म करेंगे, ये इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको इन्फॉर्म करेंगे। और जो फूड सेफ्टी और जो बिजनेस ऑपरेटर है वो बिना इनके द्वारा आए बिना भी ये अपने प्रोडक्ट को स्टॉप कर सकता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टॉप कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर सकता है, यदि उसको लग रहा है कि ये उसके जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो। देन सेकंड पॉइंट बोल रहा है, अ फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म द कंपिटेंट अथॉरिटीज एंड कोऑपरेट विद देम इफ ही कंसीडर्स और हैज रीजंस टू बिलीव दैट अ फूड विच ही हैज प्लेस्ड ऑन द मार्केट मे बी अनसेफ फॉर द कंज्यूमर्स। तो इसमें भी यही बताया जा रहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को तुरंत किसको, कंपिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना और उसके साथ कोऑपरेट करना है। The next point है, the food business operators shall inform the competent authorities of the action taken to prevent risks to the consumer and shall not prevent or discourage any person from cooperating in accordance with this act with the competent authorities where these may prevent, reduce or eliminate a risk arising from a food. Okay? यहाँ पर यदि फूड बिजनेस ऑपरेटर कोई भी एक्शन लेता है अपने फूड को रोकने के रिगार्डिंग, तो उसे कंपिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल फॉलो सच कंडीशंस एंड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू फूड रिकॉल प्रोसीजर्स एज द फूड अथॉरिटी में स्पेसिफाई बाय रेगुलेशंस। ओके, के द्वारा जो भी रेगुलेशन स्पेसिफाई किया गया है तो इसे सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर को फॉलो करना चाहिए। एक और बात ये बताना चाहूंगा कि यदि जो कंज्यूमर है, स्टेक होल्डर है, वो भी डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, यदि फूड बिजनेस ऑपरेटर को कंप्लेन कर सकते हैं। यदि फूड बिजनेस ऑपरेटर नहीं सुन रहा है उस केस में वो डायरेक्ट किसको कंप्लेन करेगा, जो कमिश्नर है, जो स्टेट लेवल में या यूनियन टेरिटरी सेंट्रल लेवल में जो कमिश्नर है उसको कंप्लेन करेगा, तो वो तुरंत एक्शन लेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फूड रिकॉल के लिए। यदि उसको लगता है कि कंज्यूमर्स को लगता है कि ये फूड अनसेफ है तो वो फूड सेफ्टी ऑफिसर को डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं कि ये दैट फूड इज नॉट गुड कंडीशन। ओके, सो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी लेक्चर का एक्सप्लेनेशन और आपको मिलने वाला है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।